मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सतीश कुमार, शुभम कुमार, रोमा शर्मा, विशाल राज, शुभम कुमार, प्रिया कुमारी, पंडित विकास अत्री जी, कृतिका जी, अमित प्रजापति जी, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, सतीश कुमार जी, हेलो आप सभी को। हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, 20वां सवाल जो है वो बहुत थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा सवाल अभी पेपर में आया नहीं है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमुटेशन से अच्छे खासे सवाल बनते हैं पेपर। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें 4 रो डली हुई हैं। जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे 4 रो डली हुई है। ईच रो हैज 8 चेयर, वन बिहाइंड द अदर। हर लाइन में 8 कुर्सियां हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कुर्सियां एक के पीछे एक कुर्सियां डली हुई। There are two classes sitting for the examination with 16 students in each class. कहता है कुल मिला के 16 बच्चे हैं हर क्लास में और 2 क्लास हैं। एक क्लास का नाम मान लेते हैं मेरे बच्चे ए क्लास या सी क्लास मान लेते हैं, क्लास ए। और दूसरी क्लास का नाम रख लेते हैं क्लास बी। कहता है दोनों ही क्लासों में 16-16 बच्चे हैं। टोटल कुल मिला के मेरे भाई 32 बच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है नीचे, इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास। कहता है ऐसी इच्छा निर्धारित की गई है कि भाई एक रो में जितने भी बच्चे हैं वो एक ही क्लास से बिलोंग करें। यानी अगर मेरे बच्चे क्लास ए से बच्चे हैं तो पहली रो में सारे बच्चे क्लास ए के ही हो। ऐसा नहीं हो कि यहां तक ए के बैठे फिर बी का आ जाए फिर ए के नहीं। यानी एक लाइन में जितने भी बच्चे बैठेंगे वो सारे के सारे क्लास ए के ही बैठेंगे या क्लास बी के, यानी एक ही लाइन में एक ही क्लास के बच्चे बैठेंगे। And that no two adjacent rows are allotted to same class, or and that no two adjacent rows are allotted to the same class। और कहता है एक ही क्लास को दो एडजेसेंट सीट अलोट, दो एडजेसेंट रो अलोट नहीं करी जाएगी। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर यहां क्लास 1 बैठी है, क्लास ए के बच्चे बैठे हैं इस लाइन में, तो इस लाइन में क्लास ए नहीं बैठ सकती, क्योंकि एडजेसेंट हो गई ना, इसके साथ वाली लाइन हो गई। मेरी बात समझे? तो उसने कहा कि भैया एडजेसेंट क्लास नहीं हो सकती एक दूसरे के साथ सेम क्लास। जैसे यहां ए क्लास है तो यहां ए क्लास नहीं हो सकती, यानी यहां बी लेनी होगी, फिर यहां ए, फिर यहां बी। ये ऐसा वो कहना चाह रहा है कि भाई एक साथ दो एडजेसेंट क्लासेस नहीं ले सकते। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 32 स्टूडेंट्स बी सीटेड? तो बताइए ये 32 बच्चे कितने तरीके से यहाँ बैठ सकते हैं? इन 32 बच्चों को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ये आपका सवाल है। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, आप एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सवाल को एक बार पढ़िए, वीडियो रोकिए और क्वेश्चन पढ़िए। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ मेरे भाई। कह रहा है कि भाई हर रो में 8 कुर्सियां हैं एक दूसरे के पीछे। देर आर 2 क्लासेस सेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन विद 16 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हर क्लास में 16 बच्चे हैं। ठीक है, 2 क्लास है, एक क्लास, एक क्लास का नाम ए, क्लास ए है, दूसरी क्लास का नाम क्लास बी। और कहता है ये इच्छा है कि हर रो में जो बच्चे बैठे वो एक ही क्लास के बैठे, और दैट नो टू एडजेसेंट रोज आर अलॉटेड टू द सेम क्लास। और दो एक साथ लगती हुई लाइनें एक क्लास को रिप्रेजेंट ना, भले एक क्लास के बच्चों को ना दी जाए। देखिए यार क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए यार, वो सवाल में ये कह रहा है कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। उसका कहने का अर्थ यहां ये है कि भाई पहली क्लास के 16 बच्चे हैं आपके पास, पहली क्लास के 16 बच्चे और दूसरी क्लास के भी 16 बच्चे। तो यहां दो केस बनते हैं मेरे बच्चे। केस 1 में हम ये कह सकते हैं कि भाई पहली रो में सारे क्लास ए के बच्चे बैठेंगे, दूसरी रो में क्लास बी के बच्चे बैठेंगे, तीसरी क्लास रो में क्लास ए के, और चौथी रो में क्लास बी के बच्चे। भाई पहले ए
फिर बी, फिर ए, फिर बी। एक केस ही हो सकता है। दूसरा, एक केस ये भी हो सकता है कि पहली ही जो रो हो उसमें बी क्लास के बच्चे बैठे हैं, दूसरी वाली में ए क्लास के बच्चे बैठे, फिर बी क्लास के बच्चे बैठे, फिर ए क्लास के बच्चे बैठे। भाई बी ए भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी ए भी हो। तो मेरे दोस्त कुल मिला के दो केस होंगे, एक केस 1, एक केस 2। इस सवाल को समझने में आपके लिए जरूरी है कि आप इन दो केसेस को डिफाइन करें। सवाल अच्छा है, माइंड खुलेगा, है ना। और देखिए, जिनको समझ नहीं आ रहा वो परेशान ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 40 के 40 सवालों के लिए परेशान होते, फिर आपको 29 सवाल चाहिए, है ना। मेरा काम है कि मैथ में 40 सवाल आते हैं तो 40 के 40 आपके सही हो। अब मेरे दोस्तों, पहली बात यह है कि यार 16 बच्चों से ये 8 कुर्सियां भरनी है। 8 कुर्सियां भरनी है तो भाई इसे भरने के 16 तरीके हैं, इसे 15 तरीके से भर सकते हैं, इसे 14 तरीके से, इसे 13 तरीके से, इसे 12 तरीके से, इसे 10 तरीके से, इसे 9, इसे 8 तरीके से, है ना। आप कहेंगे हाँ ये बात समझते हैं। या इसी बात को और सुंदर से अगर लिखना चाहें तो हम कह देंगे कि सर इस रो को भरने के लिए, ये केस 2 है ना, तो केस 1 पे आते हैं पहले। जैसे केस ए है तो यहां हम कह देंगे कि सर पहली रो को भरने के लिए 16 बच्चे में से 8 बच्चे बैठाने। भाई 16p8 हो गया, क्योंकि 16 बच्चे अवेलेबल हैं क्लास ए में, उसमें पहली रो में 8 बच्चे बैठाने हैं। दूसरी रो में जब हम आएंगे ना, तो क्लास ए में बच्चे थे 16, तो 16 में से मेरे बच्चे 8 बच्चे यहां बैठ चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए? 8। भाई 16 बच्चे थे क्लास ए में, उसमें से 8 पहली रो में बैठा दिए, तो बच्चे कितने? 8। अब 8 बच्चे बचे हुए, और इन 8 बच्चों में ना 8 ही बच्चे बैठाने हैं, मतलब 8 बच्चे और 8 ही कुर्सियां हैं, तो 8p8 तरीका होगा इन्हें बैठाने का। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताना, क्लास बी जो है उसमें कितने बच्चे हैं जी? 16। और इन 16 बच्चों में से कितने बच्चे बैठाने हैं सेकंड रो में? 8। तो जो दूसरी क्लास है मेरे बच्चे, उसमें 16 बच्चे थे, 8 बच्चे दूसरी लाइन में बैठ गए हैं, बचे कितने? 8 बच्चे। तो ये 8 बच्चे कहां बैठेंगे? आखिरी वाली लाइन में। तो 8 ही बच्चे हैं और 8 ही कुर्सियों पे बैठाने हैं, तो इनको बैठाने का तरीका होगा 8p8। आप सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, या 16 गुना 15 गुना वो वाला भी काम कर सकते थे कि सर इस सीट को भरने के 16 तरीके, इसे 15, इसे 14, इसे 13, इसे 12, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आपने कहा हाँ ठीक है सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बताओ यार कुल मिला के कितने तरीके हुए इस चीज को सोल्व करने के? तो आप कहेंगे पहले केस में इसे सोल्व करेंगे, 16p8 गुना, यहां पे भी 16p8, यहां 8p8, और यहां पे भी 8p8। आपने कहा हाँ सर ये तरीके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसको सोल्व करने पे जाओगे तो ऑप्शन देखते हैं कैसे दे रखे हैं, तो 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 18 इस फॉर्म में दे रखे हैं। तो मेरे बच्चे इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 16 फैक्टोरियल बटे में 16 माइनस 8, 8 फैक्टोरियल। यहां पे भी 16 फैक्टोरियल, 16 में 8 गया, 8 फैक्टोरियल। और आप ये बात जानते हैं एन पी एन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, तो ये हो गया मेरे बच्चे 8 फैक्टोरियल, और ये भी हो गया 8 फैक्टोरियल। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 16 फैक्टोरियल गुना 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल गुना 16 फैक्टोरियल। क्लियर है मेरे बच्चे? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आएगा 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। अगर सवाल में वो ये कह देता ना कि भाई 4 रो है और पहली रो में ए क्लास के बच्चे बैठेंगे और दूसरी रो में बी के, तीसरी में सी के, पहली में ए के, फिर बी के, फिर ए के, फिर बी के, तब तो आंसर होता ये। लेकिन उसने ऐसा तो डिफाइन नहीं किया कि ए बी कैसे बैठे होंगे, तो दूसरा केस भी बन सकता है। तो दूसरा केस भी सेम ही बनेगा कि अगर बी क्लास के बैठाएंगे तो 16p8, यहां 16p8, यहां 8p8, 8p8। तो जो केस 1 का उत्तर आएगा सेम वही केस 2 का उत्तर आएगा। अगर मान लो केस 1 का आंसर x आ रहा है तो केस 2 का आंसर भी x होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2x आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर केस 1 का आंसर ये आ रहा है तो केस 2 का भी सेम ही आएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो बेटर है कि 2 से गुना कर दो। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ट्वाइस ऑफ 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना कितने मेरे भाई इस बात को समझ गए। थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन कितने समझ गए। देखिए मेरे भाई, इस सवाल पे फोकस करते हैं। देर आर 6 पीपल, माफ करना, देर आर 6 पीपल इन ए विलेज एंड दे वांट टू गो टू द सिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड। कहता है किसी गांव में 6 आदमी हैं और वो अपनी जीविका चलाने के लिए शहर जाना चाहते हैं। इस क्रम में वो 6 शहरों का चुनाव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही शहर में जा सकता है, तो वे इन सभी शहरों में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कितने तरीके से जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक शहर, each person can go to only one city and they are free to go to all the city. So tell in how many ways each person can go. तो बल्कि इसे सीधे तरीके से लिख लेते हैं कि भाई तो प्रत्येक व्यक्ति कितने तरीकों से जा सकता है। देखो मेरे बच्चे, कह रहा है जी सवाल में 6 शहर है। ये पहला शहर है, ठीक है जी, ये दूसरा शहर है, ये तीसरा शहर है, ये चौथा शहर है, ये पांचवा शहर है, ये छठा शहर है। तो मेरे दोस्तों 6 ही शहर हैं और इन 6 शहरों में आदमी कितने पहुंचाने, 6 ही आदमी पहुंचाने। लेकिन नियम यह है कि एक आदमी एक ही शहर में पहुंच सकता है। मतलब मैं सवाल को ऐसे भी दे सकता हूं, ये सवाल सेम ऐसे ही होगा कि भाई ये 4 अंक हैं, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये 4 अंक हैं और इन 4 अंकों का प्रयोग करके 4 ही अंकों की संख्या बनानी है। तो बताओ कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो आप कहोगे देखो सर बड़ी सिंपल सी बात है, 4 डिजिट अवेलेबल है और 4 ही अंकों वाली संख्या का प्रयोग करके बनाना है, तो नेचुरल है 4 फैक्टोरियल। नहीं तो आप ऐसे देखेंगे कि देखो सर इस डिजिट में भरने के अपने पास है 4 तरीके, अब एक चीज तो यहां भरी गई इन चारों में से, तो अब इसे भरने के 3 तरीके, एक यहां भरा गया तो इसे भरने के 2 तरीके, इसे भरने का मेरे दोस्त 1 तरीका। हाँ है ना, पक्की बात है। प्रीतम कुमार कह रहे हैं सर परमुटेशन का डेली लाइफ में क्या उपयोग है। देखिए बाबू, जो बच्चा पूछ रहा है कि परमुटेशन का डेली लाइफ में क्या उपयोग है, सच बात यह है कि डेली लाइफ में तो मैथ में किसी भी चीज का बहुत कम उपयोग होता है ना। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी डेली लाइफ के लिए थोड़ी कर रहे हो, है ना। हाँ मैथमेटिकली बहुत जगह प्रयोग है, जब आप बाइनोमियल पढ़ेंगे तो वहां परमुटेशन का बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन उतना बच जाइए। तो ऐसे ही मेरे दोस्त 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आया आंसर। तो ऐसे ही वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 6 आदमी और 6 शहर है, तो पहले शहर को चुनने के लिए 6 आदमी के ऑप्शन है, दूसरे शहर जाने के लिए 5 ही आदमी बचे, फिर 4 बचे, फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचे, क्योंकि एक एक आदमी सेट होता चला गया ना मेरे भाई। तो आंसर आया 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे बच्चे कल मैंने लिखवाई थी, कल नहीं परसों लिखवाई, जब भी लिखवाई थी, तो 720। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे बच्चों आपकी होगी 720, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 720। अब होता क्या है कि इसी बात को घुमा के अलग अलग तरीके से कह सकता है। वो ऐसे कह सकता है कि भाई 6 अंक है हमारे पास और 6 अंकों की संख्या बनानी है, कितने तरीके होंगे, 6 फैक्टोरियल, है ना। वो ये कह देगा कि 5 ही खिलाड़ी हैं और 5 पोजीशन पे बैटिंग करनी है ना। या यूं कह देगा भाई 11 खिलाड़ी हैं हमारी टीम में और 11 खिलाड़ी ही बैटिंग करने जाएंगे, तो बताओ कितने तरीके से जाएंगे, 11 फैक्टोरियल तरीके से जाएंगे। इसी तर्ज पर सवाल बना के आपको दिया। देखिए ये सवाल कह रहा है कॉलम ए में 6 आइटम है और कॉलम बी में 6 आइटम है। एक छात्र को कॉलम ए में प्रत्येक आइटम को कॉलम बी में एक आइटम के साथ मिलान करना है। तो बताइए कितने तरीके होंगे इस प्रश्न को, कितने संभावित सही या गलत उत्तर हो सकते हैं। तो आंसर होगा 720। कारण सेम चीज है, कहता भाई एक कॉलम है उसमें 6 आइटम है, यानी 6 आदमी है समझो, ठीक है। एक दूसरा कॉलम है उसमें 6 आदमी है, 6 ही मतलब आइटम, मतलब 6 शहर है।
अब उसने कहा कि इसका एक आइटम इसके एक आइटम के साथ मैच होगा, मतलब यहां का एक आदमी इसमें से किसी एक शहर में जाएगा। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो मेरे बच्चे आसान तरीका होगा सर 6 फैक्टोरियल। देखिए बात वही है, लेकिन उसी बात को साधारण शब्दों में कह दिया जाए या उसी बात को थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया जाए। तो यहां मेरे बच्चे बात है थोड़ी सी घुमा फिरा के कह दी गई। अब आगे आते हैं। देखो यार, अब मेरे बच्चे हम आ रहे हैं कि परमुटेशन में जब कोई सर्टेन कंडीशन दे रखी हो और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम होना हो, जैसे सीधे हम सवाल पर आते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। कहता है शब्द पेंसिल के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एन हमेशा ही ई के बाद में हो। ताकि एन हमेशा ही ई के बाद में हो मेरे बच्चे, ताकि एन हमेशा ई के बाद में हो। तो कहता है कितने तरीकों से किया जा सकता है। देखो यार, हमारे पास पी है, एक दूसरा वर्ड ई है, एक एन है, एक सी है, एक आई है और एक एल है। ये हमारे पास चॉइस है। लेकिन जब उसने कंडीशन लगा दी कि एन हमेशा ई के बाद में हो, यानी ई पहले लिखा जाएगा और एन उसके बाद में लिखा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एन ई लिखा जाए। तो जब मेरे बच्चे यहां कंडीशन लग गई ना, तो मेरे लिए ई और एन जो है ना वो एक ही वर्ड बन गया। यहां ई और एन मेरे बच्चे क्या बन गया? एक ही वर्ड या एक ही लेटर हो गया, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि भाई ई के बाद ही में ही एन आएगा। तो एक लेटर पी हो गया, एक ई एन हो गया, एक सी हो गया, एक आई हो गया और एक मेरे बच्चे एल हो गया। मेरे पास कुल मिला के यही लेटर हो गया और कोई लेटर है ही नहीं। अब 1 2 3 4 5, अगर मेरे दोस्त 5 लेटर हैं हमारे पास और हमें ये देखना है कि 5 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते, ये घूम नहीं सकते, ये दोनों एक साथ रहेंगे। तो मेरे लिए ये एक लेटर हो गया। तो 5 लेटर है तो हम कहेंगे जी 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है। तो मतलब 120 तरीकों से हम वर्ड यहां से बना सकते हैं। ध्यान देना, ये फिक्स कर दिया इसने अपने आप में, मैंने फिक्स नहीं किया, इसने खुद ब खुद फिक्स कर दिया। आप ये भी कह सकते थे कि यार अब हमारे पास 5 ही लेटर हैं और 5 ही तरीके से वर्ड बनाने हैं। तो 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल मेरा राइट आंसर। अब आइए आगे, इसको पढ़िए। सवाल में यहां क्या कह रहा है कि भाई वर्ड है PENCIL के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एन और ई हमेशा साथ रहे। यहां ये नहीं कह रहा कि एन के बाद ई आएगा या ई के बाद एन आएगा, कह रहा है एक साथ हो। एक साथ होने का मतलब यह है कि एन और ई अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक साथ आएंगे। तो यहां पे ध्यान देना, पी ई और एन में एक ही लेटर मानूंगा, CIL। तो मेरे पास लेटर हो गए 5। लेकिन कहानी यह है कि EN मेरे पास एक लेटर है, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे पास आंसर हो जाता 5p5। भाई ये तो तय है ना कि ई और एन में गैप नहीं हो सकता, कोई और लेटर नहीं डल सकता, सीक्वेंसिंग कुछ भी कर लूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास 5 लेटर है और 5 ही तरीके से मैं इन्हें अरेंज करना था। मुझे 5 लेटर थे और 5 ही लेटर के वर्ड बनाने हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड बनाया PENCIL, लेकिन अगर मैं PNE भी कर दूं तो भी तो मेरे बच्चे होगा क्या कि EN और NE दोनों साथ ही तो है। उसने ये नहीं कहा कि आगे पीछे हो, मतलब कौन आगे होगा कौन पीछे, उसने कहा कि भाई साथ होने चाहिए एन और ई। तो ध्यान से देखोगे तो एन और ई साथ ही है, लेकिन हम EN भी कर सकते थे और NE भी कर सकते थे। तो सबसे पहले तो इन्हें ये मान के चलो कि EN कर लिया जी, तो 5p5। अब हमें पता कि ये 2 लेटर और दोनों आपस में क्रॉस हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हुई मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हुआ। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे बच्चे 2, तो 120 दूनी 240, यानी 240 तरीके से हम ये सिस्टम तैयार कर सकते हैं। कह रहे यार 5 बच्चे हैं और उनको हमें लाइनों में खड़ा करना है, लेकिन कहानी है कि राम और श्याम हमेशा साथ रहे। तो कहानी ये समझनी होगी कि सर 5 बच्चे थे
5 बच्चे में एक बच्चे का नाम ए था, एक बच्चे का नाम बी था, एक बच्चे का नाम सी था, एक बच्चे का नाम राम था और एक बच्चे का नाम श्याम था। लेकिन कहानी ये बोल दी कि भाई राम और श्याम के लिए जरूरी है कि साथ में रहें। तो अगर राम और श्याम साथ में रहेंगे तो आर एस ये एक ही लेटर माना जाएगा, यानी एक ही बच्चा माना जाएगा हमारी नजर में। तो भैया 4 ही बच्चे हैं समझो, और 4 ही तरीके से व्यवस्थित करना है, यानी रो में व्यवस्थित करना है। लेकिन अब मैं ये भी तो कर सकता हूं कि एक बार आर आगे ले लूं, एस पीछे ले लूं, एक बार एस आगे ले लूं, एक आर पीछे ले लूं। तो मतलब 2 फैक्टोरियल यहां से आ जाता है। तो इसकी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हुई 24 गुना 2, तो मेरे बच्चे आंसर आया 48। यानी 48 तरीके से मेरे भाई हम इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। 48 तरीके से मेरे भाई इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए यहां कहानी क्या घुमा रहा है, कह रहा 5 बच्चे एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं कि उसमें से 2 बच्चे राम और श्याम कभी भी एक साथ नहीं हो। कंडीशन ये है कि राम एंड श्याम विल नॉट बी नेवर बी टुगेदर। राम और श्याम कभी भी टुगेदर नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। जबकि यहां कहानी क्या थी, राम और श्याम दोनों एक साथ रहने चाहिए। यहां कहानी एक साथ नहीं रहने चाहिए। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, हमारे पास बच्चे हैं 5, लेट से ए बी सी आर और ई। अभी मैं ये चर्चा ही नहीं कर रहा हूं कि कौन साथ है कौन नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं यार कितने तरीके हैं इनको अरेंज करने के। तो आप कहोगे 5p5, 5 फैक्टोरियल। यानी मैं अगर कोई कंडीशन नहीं लगाऊं तो 5 फैक्टोरियल यानी मतलब 120 तरीके हुए। मतलब मेरे बच्चे 120 तरीके से मैं इन 5 बच्चों को आगे पीछे करके सेट कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई राम और श्याम कभी साथ नहीं होने चाहिए। तो मेरे बच्चे जब भी सवाल ऐसा है ना कि राम और श्याम कभी साथ नहीं होने चाहिए, तो ऐसे के लिए क्या करो कि टोटल वेज निकाल लो, और टोटल वेज में से ना वो वेज घटा दो जब राम और श्याम साथ में। जब राम और श्याम साथ में हो वो वेज घटा दो उसमें से। जैसे इसी सवाल में मैंने यहां पूछा कि भाई राम और श्याम हमेशा एक साथ रहें, इसके बाद के कितने तरीके हैं इस बात को सोल्व करने के। तो आपने कहा जी 48 तरीके हैं। तो पांचों बच्चों को खड़े करने के अपने पास 120 तरीके हैं, और राम और श्याम को एक साथ रखने के लिए 48 तरीके हैं। तो एक साथ वाला अगर हटा दूंगा तो 120 में से 48 गया तो ये आया 72। तो मेरे बच्चे मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के 72 तरीके ऐसे हैं जिसमें राम और श्याम एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि 48 ही तरीके ऐसे थे जिसमें राम और श्याम एक साथ होते। तो बाकी 72 तरीके ऐसे होंगे जिसमें राम और श्याम एक साथ नहीं होंगे। देखिए मेरे बच्चे, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि शब्द ई से शुरू होते हो। देखिए यार, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि सारे शब्द जो ई से शुरू होते हो। तो हमारे पास ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर हैं यार हमारे पास। लेकिन इन 8 लेटर में एक लेटर तो फिक्स हो गया ई, इसे आप नहीं छेड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें मेरे बच्चे आपसे पूछी गई है ना, वो कह रहा है कि ई से शुरू होनी चाहिए। अमित प्रजापति कह रहा है 48 कैसे है, वो पीछे वाले सवाल से देखिए ध्यान से। अब मेरे बच्चे ई तो फिक्स हो गया, ये तो छेड़ा नहीं जा सकता। तो 8 में से एक लेटर फिक्स हो गया तो बच्चे कितने, 7। अब 7 लेटरों को आप अरेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 7 लेटर हैं और 7 ही तरीके से आपको इन्हें अरेंज करना, मतलब 7 ही जगह आपके पास भरने के लिए। तो आंसर आए भाई, इसका तो एक ही तरीका है। तो 7p7 का 7 फैक्टोरियल आया। तो आंसर आया 7 फैक्टोरियल। आइए देखिए मेरे बच्चे, 8 लेटर है मेरे पास। ई एक लेटर है, क्यू एक लेटर है, यू एक लेटर, ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। अगर मुझसे कहता ना कि इन 8 लेटर से 8 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो मेरा आंसर हो जाता है 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल। लेकिन दिक्कत यह है, उसने कहा कि भाई जो पहला लेटर होगा ना वो ई होना चाहिए और आखिरी लेटर एन होना चाहिए, फिक्स है। तो ई फिक्स कर दिया आपने और एन फिक्स कर दिया।
तो ई सेट करने का एक तरीका है, एन सेट करने का भी एक ही तरीका है। 8 लेटर थे, 8 में से 2 लेटर सेट कर चुके हो, तो बचे कितने जी? 6। और यहां पे जगह भी कितनी है जी? 6 ही जगह बची हुई है। तो 6 लेटर को 6 ही जगह पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो आंसर आया मेरे बच्चे 6 फैक्टोरियल। देखना मेरे बच्चे, कहता है यार प्रिंसिपल 5 छात्रों को मंच पर इस तरह से व्यवस्थित करना चाहता है। 5 छात्र है जिसमें एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सलीम है, सलीम है, एक का नाम मेरे बच्चे रीता और सीता है, रीता और सीता। कुल मिला के 5 बच्चे हैं। कहानी ये है कि 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5। अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल में कह रहा है कि भैया रीता और सीता हमेशा अगल बगल में होगी, यानी लड़की सीता हमेशा लड़की रीता के बगल में होगी, मतलब साथ में होंगी। तो अगर ध्यान दे पाओ तो तुम ये नहीं समझ पा रहे कि भाई रीता और सीता तो साथ ही रहेगी, तो हमारे पास एक किस्म से 4 ही तरीके हुए, 4 ही तो ऑप्शन हुए। बिल्कुल ठीक है जी, 4 ही ऑप्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई रीता और सीता तो एक ही साथ रहेगी, यानी आर और एस तो एक ही बच्चा माना जाए ना, क्योंकि ये तो साथ में रहेंगे, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, लेकिन रहेंगे साथ में। अच्छा, सलीम के वजूद पे भी सवाल खड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि सलीम के लिए फिक्स है कि सेकंड पोजीशन होगी, सलीम के लिए फिक्स है कि सेकंड पोजीशन होगी, सलीम के लिए फिक्स है मेरे बच्चे सेकंड पोजीशन होगी। आपने कहा जी ठीक है। तो बाकी ये पोजीशन बची, टोटल कुल मिला के इतनी पोजीशन है। अब अगली बार समझना बाबू, मुझे बताना कि रीता को मैं यहां बैठा सकता हूं और सीता को यहां बैठा लूं। आप क्या कैसी बकवास कर रहे हो सर? रीता सीता यहां सेट ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर रीता सीता साथ रहेंगे, मतलब रीता को सेट करने के लिए यहां पे जगह नहीं है आपके पास, यहां पे जगह नहीं है। रीता सीता मेरे बच्चे आपको यहीं सेट करनी पड़ेगी, इन्हीं 3 कॉलमों में रीता सीता सेट करनी पड़ेगी। आप कहें क्यों? क्योंकि अगर मेरे बच्चे आप ये चाह रहे हैं कि रीता यहां रख दे और सीता को मैं आखिरी में भी ले जाऊंगा, तब भी अगल बगल में नहीं होंगी। उसने कहा था एक साथ रखनी है। और दूसरी चीज ये है कि अरेंज 5 स्टूडेंट ऑन ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे 5 बच्चों को खड़ा करना चाह रहा है, तो ये अगल बगल नहीं रह पाएंगे। तो ये पोजीशन यहां पे गलत हो गई। अब अब मेरे बच्चे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचे? आप कहें तो मैं इसको हटा ही दूं या इसको रहने देते हैं? अब हम कर ये सकते हैं कि ए यहां रख लें, फिक्स कर लेते हैं, ए फिक्स कर देते हैं। तो अपने पास यहां 3 जगह बची। कितनी जगह बनी? 1 2 3, 1 2 3 जगह बची। अब आर और एस तो साथ रखना है, आर और एस को अपने को साथ रखना है। तो ये समझो कि अपने पास अब 2 ही जगह बच रही हैं यहां पे, क्योंकि आर और एस तो एक साथ रहनी है, यूं समझो। और मेरे पास ऑप्शन भी कितने हैं? 2 ऑप्शन है। तो यानी आंसर आया 2 फैक्टोरियल। लेकिन जो आर और एस है वो, देखिए ऐसे भी तो सेट हो सकती है ना कि आर एस यहां पे है तो एस आर यहां पे हो जाए। तो 2 फैक्टोरियल आ गई मेरे बच्चे वो वाली वैल्यू, 2 फैक्टोरियल आ गई मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू। तो 2 दूनी 4। और जब यहां ए रख के आपके पास 4 ऑप्शन है, तो बी रख के भी तो मेरे बच्चे 4 ऑप्शन बनेंगे। तो 4 और 4 मेरे बच्चे 8 आंसर आएगा। आराम से सोचो, इसको डिटेल करते हैं ताकि समझ पाए कि कितनी गहराई से हमारी समझ तैयार हो रही है इसमें। आइए भाई, हमने ए को यहां फिक्स कर दिया, बी को यहां फिक्स कर सकते हैं, आर को यहां फिक्स कर सकते हैं, एस को यहां फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे बी को हम यहां रखते हैं और एस को हम यहां रख लेते हैं, आर को हम यहां रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सर आर को हम यहां ले आते हैं, एस को हम यहां, बी यहां, भाई बी बीच में तो आ ही नहीं सकता। अब एस यहां रख लेते हैं मेरे बच्चे, आर यहां ले आते हैं और बी यहां। अगर मैं ए को यहां फिक्स कर लूं थोड़ी देर के लिए, देखिए सलीम तो फिक्स हो चुका है, सलीम में छिड़कानी नहीं हो सकती, तो कितने तरीके हैं?
आराम से समझो मेरी बात को, फिर से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि भैया अपने पास 5 बच्चे, ABSRS, ये तय है कि जो सलीम होगा वो सेकंड पोजीशन पे रहेगा। सलीम सेकंड पोजीशन पे हो गया, इस कारण से आर यहां पे कभी नहीं आ सकता, ना एस यहां पे कभी आ सकता, ये फिक्स है जगह। अगर मेरे बच्चे, मैंने यहां ए को फिक्स कर दिया है, ए को फिक्स कर दिया है, तो मैं यहां पे अगर बी को रखूंगा तो आर और एस तो साथ चाहिए। ऐसा भी हो सकता है बी यहीं रखूं, एस आर हो जाए। आप कहें जरूर थोड़ी बी यहां पे हो, बी यहां पे भी तो हो सकता, नहीं यहां नहीं हो सकता, फिर आर और एस में गैप आ जाएगा। तो बी या तो यहां होगा या यहां होगा, तो यहां रखे तो 2 केस यहां रखते हैं, तो मेरे बच्चे आर आगे आ गया, एस एस आर, तो 4 तरीके तो यहां हुए। और नेक्स्ट टाइम बी को फिक्स कर देंगे, ए उधर चला जाएगा, तो 4 तरीके वहां हो गए। तो टोटल कुल मिला के मेरे बच्चे जो तरीके निकल के आए वो 8 तरीके निकल के आए। कितने तरीके निकल के आए? 8 तरीके। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए यार, परमुटेशन में ना जब चीजें अलग अलग नहीं हो, कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द बनाया आपको, मैंने कहा यार 3 लेटर है ABC, 3 लेटर है ABC। तो इन 3 लेटर का प्रयोग करके, 3 लेटर का प्रयोग करके आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो आप कहेंगे देखिए सर ध्यान से समझना, ए को यहां सेट करते हैं, बी यहां रखते हैं, सी यहां, ए को सेट रखते हैं, सी यहां, बी यहां, अब बी को आगे ले आते हैं, सी यहां, ए यहां, बी को यहीं रखते हैं, ए यहां, सी यहां, अब सी को यहां रख लेते हैं, तो ए बी, सी यहीं रहेगा, बी ए। सर कुल मिला के 6 तरीके। वैसे भी आप जानते हैं कि 3 चीज, अगर मैं कहूं 3 डिजिट और 3 अंकों की संख्या बनानी तो कितने तरीके? तो आप कहेंगे पहला डिजिट भरने के 3 तरीके, दूसरे के 2, तीसरे के 1, 3 दूनी 6 एकम 6। आपने कहा जी आंसर सही बात है, समझ में आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अब अगला सवाल आपको दे रहा हूं कि यार ये 3 लेटर है, ये 3 लेटर है, इन 3 लेटर से कितनी संख्याएं बन सकती? बताइए, इन 3 लेटर से कितनी संख्याएं बन सकती है? तब आप कहोगे देखो सर, इस वाले ए को मैं फिक्स कर ले रहा हूं, ये ए रख ले रहा हूं यहां से, बिल्कुल ठीक है। इस ए को तो मैंने फिक्स ही रखा हुआ है, देखो इसको कॉपी करके ला रहा हूं मैं, इस ए को तो मैंने फिक्स किया हुआ है, ये ए यहां ले आता हूं और सी यहां, बिल्कुल ठीक है। तो जहां पहली बार मैंने ए को पहले रख लिया, 2 बना दिए, अब नेक्स्ट टाइम मैंने बी को पहले रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस ए को पहले रख लेता हूं और ये वाला ए बाद में रख लेता हूं, सी बाद में। अब आप कहोगे सर बात आपकी ये है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे इस बात को तो आप समझोगे कि ये जो कहानी है, ये वाली जो कहानी और ये वाली कहानी तो सेम हो गई हूबहू। और अगर ये दोनों कहानियां सेम हो गई तो इस बार 6 तरीके थोड़ी बनेंगे जो तरीके यहां बन रहे थे। इस बार 6 तरीके नहीं बन रहे हैं सर जैसे पिछली बार थे, यहां 6 तरीके से डाटा सेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मैं ए, ये कोई शब्द लिखा, ये क्या लिखा है जी? एप्पल। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक एप्पल बना देता हूं, मेरे बच्चों ये बताना क्या ये दोनों एप्पल अलग अलग है कि एक ही है? क्या ये 2 अलग अलग लेटर माने जाएंगे या एक, मतलब 2 अलग अलग वर्ड माने जाएंगे या एक ही वर्ड माना जाएगा? तो सवाल का जवाब होगा सर एक ही वर्ड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पी होता है ना? ऐसा थोड़ी है कि रंग अलग कर दोगे तो पी अलग वैल्यू हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब हम ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जहां पर ये दिक्कत पैदा होती है। अब इस दिक्कत को सोल्व करने का क्या तरीका है? इसको तरीका ये है कि भाई पेपर में कैसे करें इतनी लेंदी चीजों को। तो सोल्व करने का तरीका ये है कि जितने वर्ड है, जैसे यहां 3 वर्ड थे तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 वर्ड है, 3 ही लेटर की जगह बनानी है, 3 लेटर है और 3 ही लेटर का वो बनाना है नंबर, तो 3p3। कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। लेकिन इसको डिवाइड आप कर देना किससे? जितने डिजिट सेम है,
अगर दो डिजिट सेम है तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो थ्री पी थ्री का मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब बना 3 गुना 2 फैक्टोरियल। इससे कट जाएगा, आंसर आया 3। यानी यहां हम क्या करेंगे कि यहां हम ये देखेंगे कि कितने तरीके से वैल्यूज बन सकती। देखिए मेरे बच्चे, एक लेटर ए है, एक लेटर पी है, फिर एक लेटर पी है, तो कुल मिला के 5 लेटर है और 5 ही लेटर का वर्ड बनाना है। लेकिन कहानी क्या है कि 2 लेटर ऐसे हैं जो सेम है, तो इससे आपको भाग देना होगा। तो ये आएगा मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 बटे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 60। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर हो। करिए। कहता है यार, ए को 3 बार यूज करना है, बी को 2 बार और लेटर सी को 3 बार। तो कहता है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। देखो हमारे पास वर्ड लेटर कितने हो गए, 3 2 5 3 8 लेटर हो गए। तो आंसर आएगा 8 P 8। बिल्कुल ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। बटे में अब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। सी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर हुआ। तो मेरे बच्चे 8 P 8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 8 गुना 7 6 4 3 फैक्टोरियल। ये वाला 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2। तो मेरे बच्चे अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे ये कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 5 10, 7 70, 8 7 56, 560। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखना मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 P 6। और रिपीट कितना है, बी तो हो नहीं रहा, ए 3 बार हो रहा है, एन 2 बार हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे, वो मेरा आंसर आएगा। तो मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। कहता है हरियाणा शब्द के अक्षरों में कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 P 7 तो ये हो गया। रिपीट कितना हो रहे हैं जी, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, तो ये कहानी हो गई। एच तो हो नहीं रहा, आर भी नहीं हो रहा, वाई भी नहीं हो रहा, बस बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। कह रहा जी, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों की व्यवस्था की संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें से कितनी व्यवस्थाओं में शब्द पी से शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंस में वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लेटर है हमारे पास। 12 में से एक लेटर तो फिक्स हो गया, क्या, आई, नहीं पी, कि भाई जितने भी वर्ड आप बनाओगे वो पी से ही बनेंगे। तो मतलब एक तरीका तो फिक्स हो गया, पहला वर्ड तो आपका फिक्स है, इसमें तो कोई छिड़खानी है ही नहीं, एक तरीका है। अब बचे कितने जी, 12 में से एक हटा देंगे तो 11 लेटर बच गए। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आया 11 लेटर में 11 ही वर्ड मतलब 11 का प्रयोग करके, 11 लेटर का प्रयोग करके वर्ड बनाना, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है। अब इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, तो देखते हैं यार। आई आ रहा है कहीं, नहीं, एन आ रहा है, हाँ, 1 2 3, एन 3 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। डी आ रहा है जी, डी भी आ रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल।
अब मुझे ये देखना पड़ेगा, ई आ रहा है, हाँ सर, ई 2 3 4 तो इंटू 4 फैक्टोरियल, पी फिक्स हो ही चुका है, आई भी नहीं आ रहा, एन डी ई एन सी, सी तो कहीं आ ही नहीं रहा, बस ठीक है। तो मेरे बच्चे 11p11 की वैल्यू होगी 11 फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगा 11 फैक्टोरियल, नीचे 2 गुना 3 गुना 4 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। करिए जी मेरे दोस्त, सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा जी लेटर है कितने, 12, 12 में से फिक्स करना है क्या कि भाई आई से शुरू हो और पी पर खत्म हो, तो 2 तो पोजीशन खत्म ही हो गई, तो 12 में 2 गया 10, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और नीचे जो जो रिपीट हो रहा था वो, तो ये वाला आंसर था अपना ऑप्शन डी। देखना मेरे बच्चे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर। कहता है एस से शुरू हो, नहीं पी से शुरू हो और एस पे खत्म हो, मतलब 2 खत्म कर दिए तो बचे 10, तो ऊपर तो 10p10 यानी 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे की बात करें मेरे बच्चे, ई आगे नहीं आ रहा, आर आगे नहीं आ रहा, एम नहीं आ रहा है, यू नहीं आ रहा, टी आ रहा है, है बस, और कुछ आ ही नहीं रहा, तो बटे 2 फैक्टोरियल। मेरे दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये है मेरे दोस्तों यूपीएससी सीसेट 2023 पेपर सेकंड का क्वेश्चन। पढ़िए जी सवाल को। देखना मेरे बच्चे, सवाल को ध्यान से समझना। आपके पास चीजें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 जगह हैं, यानी 8 लेटर हैं या 8 डिजिट है, 8 अंक है। कहता है इस संख्या के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी 8 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। अगर मेरे बच्चे नीचे वाली लाइनें ना पढ़ो और सिर्फ ये हो कि इन 8 का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो मेरा आंसर होता 8 फैक्टोरियल अपोन में 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार 4, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये मेरे दोस्तों मेरा आंसर होता। अगर इस सवाल में नीचे की चीजें कुछ भी ना लिखे रहती, सिर्फ ये लिखा रहता कि भाई इन 8 अंकों का प्रयोग करके 8 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 4 4 ये रिपीट हो रहे हैं, तो उसको भाग देते हैं। लेकिन हमें कंडीशन दे रहा है क्या, दैट ओड डिजिट्स ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। तो मेरे बच्चे 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 ही इवन पोजीशन होंगी, ये 2 4 6 8, 8 ही ओड पोजीशन है और 8 ही इवन पोजीशन है। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि इवन पोजीशन पे इवन डिजिट आए और ओड पोजीशन पे ओड डिजिट आए। एग्जाम्पल के तौर पे ओड डिजिट कौन कौन से हैं, 1 है और भाई हमारे पास 3 है, तो हम 1 1 3 3 भी लिख सकते हैं, या हम यहां 1 3 1 3 भी लिख सकते हैं, या हम यहां 1 3 3 1 भी लिख सकते हैं। बड़े सारे तरीके अपने पास, यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास कितने ओड डिजिट है, 4 ओड डिजिट है, 4 ओड डिजिट है, और इनको प्लेस करने के लिए जगह भी कितनी अवेलेबल है, 4। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अपने पास 4 इवन डिजिट है, 4 इवन डिजिट है, और इन्हें प्लेस करने के लिए जगह भी कितनी है, 4 ही। बिल्कुल सेट है। लेकिन अब दिक्कत क्या होनी है कि इनमें कौन कौन सी चीज साथ आ सकती है और कौन कौन सी चीज साथ नहीं आ सकती, अब हमें उस पर गौर फरमाना है। अब मेरे बच्चे हमें यह देखना है कि यार ये 1 1 भी तो है,
अब 4p4 के अंदर तो ये हो गया कि ये वाला 1 यहां कर दें, ये वाला 1 कर दें, तब भी इसके अंदर शामिल हो गया, जबकि ऐसा थोड़ी है, 11 के डिजिट बदल भी दोगे तब भी 11 ही है। तो इसका मतलब जो जो रिपीट हो रहा है उसे हटाना पड़ेगा। तो 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 4 2 बार आ रहा है। जो चीज 2 बार आ रही है उसे हटाना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे 4p4 फैक्टोरियल का मतलब 4 आ गया, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2, इसका मतलब भी 4 गुना 3 गुना 2, और नीचे 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल या 2 गुना 2। अब देखना ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 से 4 काटा तो 4 3 12, 12 3 36। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 36। 36 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। करिए जी, लास्ट सवाल है परमुटेशन का। देखिए मेरे भाई, कहता देर आर 9 कप्स placed on a table arranged in equal number of rows and column, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? देखिए यार, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। कह रहा है यार, किसी मेज में 9 कप है, 9 कप प्लेस कर रखे हैं एक टेबल पे। कहानी ये कि जितनी लाइनें होंगी ना उतने ही कॉलम होंगे। तो अगर मेरे बच्चे 9 चीजों को सेट करना हो और जितनी लाइनें हो और उतने ही कॉलम करने हो तो हमें वर्गमूल लेना होगा। तो 9 का वर्गमूल 3। तो इसका मतलब हमें जो टेबल बनानी होगी उसके अंदर 3 ही कॉलम होने चाहिए और 3 ही रो होनी चाहिए। 3 कॉलम होने चाहिए, 3 रो होनी चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब बात को समझना, 3 कॉलम होने चाहिए मेरे बच्चे और 3 ही रो होनी चाहिए। तीन कॉलम और 3 रो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा हो गया, ठीक। अब कहानी को समझते हैं। कहता है भाई, इन कॉलम में 6 तो कप है कॉफी के और 3 कप है टी के। तो 6 कॉफियां हैं और 3 टी, चाय के 3 कप है। तो बताइए कितने तरीके से इन्हें अरेंज कर सकते हैं हम, सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी, कि हर लाइन में कम से कम 1 कप तो कॉफी का हो ही हो। देखिए जी ध्यान से, कह रहा जी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एक हर लाइन में कम से कम 1 कप तो कॉफी का हो ही हो। तो भाई 1 कप कॉफी का होना है तो ये मैंने फिक्स कर दिया। कितने तरीके होंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे को ये कह रहा था कि हर रो में ना 1 कप तो कॉफी का होना ही चाहिए, हमने सेट कर दिया। अब यानी ये नहीं हिल सकता, बाकी दुनियादारी कुछ भी हिला दे। अब क्या है, अब कह ही रहा है कि जी हमारे पास 6 कप थे, बिल्कुल ठीक है, और 3 चाय थी। कॉफी मतलब 6 कप कॉफी थे और 3 कप चाय थी। 6 कप में से 3 कप सेट हो चुके हैं। तो मेरे बच्चे हमारे पास 3 कप कॉफी बची हुई है और 3 ही कप चाय बची हुई है। अब इन्हें सेट करना है, कैसे कर सकते हैं भाई? मैं ऐसा कर सकता हूं, आप बताना अपने अपने तरीके से कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास 3 कप कॉफी के है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि यहां पे भी कॉफी ले लें, यहां पे भी कॉफी ले लें, 1 कॉफी यहां पे ले लें, बिल्कुल ठीक है। बाकी 3 चाय के हैं तो ये कर सकते हैं। दूसरा केस मेरे दोस्तों ये हो सकता था कि भाई एक रो तो कॉफी, एक कॉफी तो चाहिए ही चाहिए हर रो में, इसको नहीं बदल सकते। अब अपने पास 3 कॉफी बची हुई है, 3 चाय बची हुई है, तो क्या कर सकते हैं हम, हर रो में एक एक कॉफी और रख देते हैं, ये तरीका भी ठीक है। अब अपने पास 3 चाय बची है तो ये रख दिया। इसके अलावा कोई दिमाग में ऑप्शन आ रहा है तो बताना मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, अपने पास 6 कॉफी है, तो 6 कॉफी में 3 मतलब हर रो में एक कॉफी तो फिक्स है कांस्टेंट, तो ये हमने कांस्टेंट फिक्स कर ली, ये हमने फिक्स कर ली। और देखते हैं कितने केस बनते हैं। अब एक बात तय है कि ये तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास 3 कॉफी है, तो 3 कॉफी कैसे सेट कर सकते हैं भाई? या तो 2 में कॉफी सेट कर लें
एक में कॉफी, बाकी इस तरह से चाय। या फिर ये करते हैं कि हर रो में एक एक कॉफी और, यानी हर रो में दो दो कॉफी कर लें, चाय एक एक कर दें, ये सेट हो सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका है? नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नजर नहीं आएगा, क्योंकि 3 चाय सेट करनी है आपको। अब देखना मेरे दोस्तों, इस लाइन को सेट करने के कितने तरीके हैं? तो आपका जवाब होगा एक ही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है, सी 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 है। इस लाइन को सर, इस लाइन को सेट करने के, क्योंकि 3 आर्टिकल है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल आंसर आया। लेकिन सर 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, तो आंसर आया 3। भाई कैसे सेट कर सकते हैं? प्रैक्टिकल ध्यान दोगे तो हम सी सी टी सेट कर रहे हैं, सी टी सी टेक सेट कर रहे हैं, या टी सी सी सेट कर सकते हैं। भाई उसने यही तो कहा कि 1 कप कॉफी तो कंपलसरी होना चाहिए। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी इस लाइन को ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी और ऐसे भी। आपने कहा ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चे इस लाइन में कितने लेटर हैं? 3, तो आंसर हुआ 3 फैक्टोरियल। लेकिन टी टी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग, तो ये भी 3। तो इसके तरीके हुए 1 गुना 3 गुना 3, यानी 9 तरीके यहां पे संभव है। अब अगली कहानी समझो मेरे भाई। एक ये भी तो कहानी है कि जो चीज हम देखो, ये तो थी कि रो के अंदर डाटा कैसे सेट हो रही है, डाटा कैसे सेट हो रहे हैं, तो 9 तरीके से। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है। भाई रो 1 में तीनों कॉफी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि रो 2 में तीनों कॉफी हो जाए, और रो 1 में 2 कॉफी 1 टी हो जाए। रो 3 में मेरे बच्चे 1 कॉफी और 2 टी है, तो हम इसे अदल बदल भी तो सकते हैं। आपने कहा हाँ, तो अदले बदलेंगे तो 3 तरीके, 3 रो है, 1 2 3, तो कितने तरीके हो गए जी? 3 फैक्टोरियल उसके तरीके हो गए, तो यानी 27 तरीके तो यहां पे सेट हो गए। अब आते हैं जी यहां पे। अच्छा, यहां अगर देखोगे तो 3 आइटम है, 3 फैक्टोरियल हुआ, 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, तो आंसर आया 3। सेम इसका भी 3 आएगा, सेम इसका भी 3 आएगा। इसमें अगर हम रो ऊपर नीचे करके अदल बदल करेंगे, तो रो बदलने का कोई मतलब हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीसीटी है, सीसीटी है, सीसीटी सेम ही रहेगा, आइटम तो सेम है। तो मेरे बच्चे 3 गुना 3 गुना 3, तो मेरे बच्चे ये आया 27। तो 27 तरीके, और सॉरी ये गलत मैंने बता दिया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 6, तो 9 6 54, तो यहां तरीके बने, और 27 तरीके वहां बने, तो 54 और 27 जोड़ेंगे, 7 4 11, 5 2 7 और 1 8, 81 तरीके सेट होंगे मेरे बच्चे, यानी 81 यहां पे राइट आंसर आएगा। ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहां पे राइट आंसर है। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। कुछ सवाल टफ होते हैं, इसलिए बनाने भी नहीं चाहिए उनको वो टफ क्वेश्चन, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर नहीं है जो 10वीं क्लास में था। लेकिन बना देते हैं कुछ सवाल, एक आध सवाल ऐसे जो थोड़े टफ होते हैं। तो क्या करें, हमें उनके तरीकों पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। थैंक यू।